नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे उस खबर से जो पूरे देश के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गलवान घाटी के पास LAC पर हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। उसके 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें से कुछ की मौत हुई है, कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। इस बीच LAC के पार चीनी हेलीकॉप्टर देखा गया है जो मृत और घायल सैनिकों को ले जाने के लिए आया था। घटना पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया। चीन को भी ऐसा करना चाहिए। LAC पर जो हुआ उससे बचा जा सकता था। दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। देर रात तक प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठकों का दौर चलता रहा। LAC में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत। चीन को भी काफी नुकसान की खबर। चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। कई गंभीर रूप से जख्मी हैं। बॉर्डर पर चीन के हिस्से में एक हेलीकॉप्टर भी देखा गया जो इन हताहत और घायल सैनिकों को ले जाने के लिए आया था, सामान ले जाने के लिए आया था। और इसके मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर कल से जारी है। प्रधानमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने मुलाकात की है। लगातार बातचीत चल रही है। इधर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का आज है दूसरा दिन। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को लेकर महामंथन करेंगे। 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। अनलॉक 1 के बाद ये प्रधानमंत्री की दूसरी बड़ी बैठक है। प्रभावित राज्यों के लिए अलग योजना पर विचार हो सकता है। आज जिन राज्यों से प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे वो उन राज्यों में शुमार है जहां कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा रहा, भयावह रहा, प्रसार सबसे ज्यादा रहा। इससे पहले कल भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। जिन राज्यों ने बेहतर किया, जहां कोरोना संक्रमण काबू में रहा, उन राज्यों से कल बात हो चुकी है और आज उन राज्यों से बात होगी, मसलन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा कहर कोरोना ने बरपाया है। और आज भोपाल आने वाले हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये भोपाल पहुंचेंगे। प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पांडा बतौर पर्यवेक्षक आएंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी आज भोपाल पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के सभी विधायकों को आज भोपाल आने के लिए कहा गया है। 18 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है। इधर आज ही भोपाल में 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज और कल लगातार 2 दिन विधायक दल की बैठक चलने वाली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस बैठक को उनकी अगुवाई में ये बैठक हो रही है। विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों को भी बैठक में शामिल होने के लिए सूचना भेजी गई है। और ये जो घटनाक्रम रहेंगे, सियासी घटनाक्रम, इन पर प्रमुखता से हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इधर दिग्विजय सिंह आज सीएम शिवराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं। MP नगर स्थित क्राइम ब्रांच के थाने में वो शिकायत करेंगे। इसी थाने में उनके खिलाफ भी एक शिकायत है। राहुल गांधी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। वीडियो को एडिट कर छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। इसी को लेकर सीएम शिवराज के खिलाफ वो शिकायत करने जा रहे। आज उन्होंने कहा कि वो शिकायत करेंगे क्राइम ब्रांच थाने में। इसी थाने में उनके खिलाफ भी एक शिकायत है और वो शिकायत है सीएम शिवराज के वीडियो छेड़छाड़ एडिटेड वीडियो को शेयर करने को लेकर।
खबर इंदौर से। इंदौर में फिर बढ़े हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 1687 सैंपल की जांच हुई और इसमें 44 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल संक्रमण के मामलों की संख्या हो जाती है 4134। ये इंदौर का आंकड़ा है। हालांकि मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं, रिकवरी रेट भी सुधर रहा है इंदौर का। अब तक 3048 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। अब तक कोरोना से संक्रमण से लेकर अब तक देख लिया जाए तो 182 मरीजों की मौत हो चुकी है। 904 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज चल रहा है। रतलाम में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। यहाँ 7 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। 1 जावरा और 6 रतलाम के इनमें से हैं। संक्रमण का कुल आंकड़ा अगर देख लिया जाए, कुल संक्रमण के मामले अगर देख लिए जाएं तो यहाँ पहुँच जाते हैं 118। कोरोना के चलते 5 लोगों की जान गई है, लेकिन अच्छी बात यह कि 77 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। और इंदौर में 25 जून के बाद खुल पाएंगे धर्मस्थल। परिस्थितियों को देखकर फैसला लिया जाएगा। फैसला लेने का अधिकार प्रशासन को सौंपा गया। धर्मगुरुओं और प्रबंधकों ने प्रशासन को ये अधिकार दिया है। भोपाल में जैसे कुछ दिनों बाद धार्मिक स्थल खोले गए, इसी तरीके से अब इंदौर में भी 25 जून के बाद ही खुल पाएंगे धार्मिक स्थल। जो स्थितियां होंगी उन्हें देखकर ये फैसला लिया जाएगा। इंदौर ने बेहतरीन काम किया है पिछले कुछ दिनों में। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर हुआ है। यही वजह है कि सारी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर दे दी गई है। जो तमाम धर्मगुरु हैं, प्रबंधक हैं, वो चाहे मंदिर के हों, मसाजिद के हों, गुरुद्वारे के हों, गिरजाघर के हों, उन्होंने सारे अख्तियार प्रशासन को दे दिए हैं। खबर इंदौर से। किशोर वाधवानी ने मांगी है जमानत। कोर्ट ने खारिज की है 48 घंटे की रिमांड। आज इंदौर लाए जाएंगे वाधवानी। 225 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में किशोर वाधवानी की गिरफ्तारी हुई है। किशोर वाधवानी ने जमानत मांगी है और कोर्ट ने 48 घंटे की जो रिमांड की रिक्वेस्ट की गई थी जांच एजेंसियों की तरफ से, उसे खारिज कर दिया है। आज इंदौर लाए जाएंगे वाधवानी। ये पूरा मामला 225 करोड़ की कर चोरी से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान ने आखिरकार अपने पिता की राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच उनका हाथ बटाया। वे अपने पिता की विधानसभा क्षेत्र बुदनी पहुंचे। यहां उन्होंने वन विकास निगम के जंगल में पौधरोपण किया। इसके बाद कई गांवों के जो ग्रामीण हैं उनसे मुलाकात भी की। यही नहीं, उन्होंने अपने सीएम पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ग्रामीणों को संबोधित किया। अपने पिता की संवेदना का जिक्र किया। कहा कि हमारे देश के ऐसे कम नेता हैं जिन्होंने प्रदेश की बागडोर 4 बार संभाली है। माननीय कमलनाथ जी आईफा की तैयारी में जुटे हुए थे। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी और हम इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, मुझे कहते हुए ये बुरा लगता है कि आईफा जैसे कार्यक्रमों को कराने में जुटी हुई थी। कोरोना से लड़ने के लिए 1 पैसा पुरानी सरकार छोड़कर नहीं गई, लेकिन आईफा के नाम पर 700 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए थे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बघेल ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को उन्होंने पत्र लिखा है। प्रदेश में बन रहे जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनकी निर्माण गति बढ़ाने का अनुरोध उन्होंने किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। इसके अलावा अंबिकापुर वाड्रफनगर रेणुकूट की लंबाई 110 किलोमीटर करने का आग्रह उन्होंने किया है। रायपुर धमतरी मार्ग निर्माण की गति बढ़ाने का अनुरोध उन्होंने किया है। चांपा कोरबा कटघोरा मार्ग के उन्नयन का आग्रह उन्होंने किया है। मुनगाडीह नाले पर बने नए पुल का निर्माण बारिश से पहले जरूरी है। पतरापाली से कटघोरा मार्ग की मरम्मत भी जरूरी है। रायगढ़ सारंगढ़ सरायपाली मार्ग 5 साल बाद भी अधूरा है।
छत्तीसगढ़ में एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सीएम बघेल ने नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। अंबिकापुर, वाड्रफनगर, रेणुकूट और रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग को भी नेशनल हाईवे में शामिल करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में लगातार हो रही वन्य प्राणियों की मौत को लेकर सीएम भूपेश बघेल बेहद गंभीर हैं। सीएम ने वन्य जीवों की मौत पर आज एक अहम बैठक भी सीएम हाउस में बुलवाई है। ये उच्च स्तरीय बैठक होगी। वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर समीक्षा की जाएगी। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि एक हफ्ते के भीतर पूरे छत्तीसगढ़ में 5 हाथियों की जान गई है। इनमें से एक मामला करंट लगने से मौत का है, कुछ मामले हादसे के हैं। इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चिंता जताई है और एक अहम बैठक आज होने वाली है वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर। खबर रायपुर से, जहां कोरोना से जंग जारी है। 31 नए मरीज मिले हैं। नारायणपुर में कोरोना की एंट्री हो गई है और अब जो स्थिति बन रही है उनमें 28 में से 26 जिलों तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। हालांकि कल 102 मरीज कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है 841। कवर्धा में फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। सीएमएचओ ने इसकी जानकारी दी है। ये संक्रमित महिला मजदूर है जो बाहर से लौटी थी। उसे बोड़ला विकासखंड के न्यूर गांव राहत शिविर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। सैंपल जांच के लिए एम्स रायपुर भेजे गए थे। अब कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव या फिर एम्स रायपुर भेजा जाएगा। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इनमें से 42 पूरी तरह स्वस्थ होकर लौट गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 47 हो गई है। बलौदाबाजार जिला अस्पताल ने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की है। आयुष विभाग की मदद से यहां हर आने जाने वाले को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि यह काढ़ा लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग से संक्रमण से लड़ने की शक्ति देता है, यह कोरोना से बचाव भी करता है। बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक का एक काढ़ा पिलाया जाता है। इसमें त्रिकुट चूर्ण और 3 से मतलब करीब 30 से 40 तुलसी की पत्तियों को 1 लीटर पानी मिला के उबाला जाता है। जब वो करीब 500 ml की हो जाती हैं, उसको हमारे द्वारा पेय के रूप में यहाँ दिया जाता है जिला अस्पताल में। मुंगेली के धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव न होने के चलते धान अब सड़ने लगा है। जिले में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से खुले में रखा यह धान पूरी तरह भीग गया। खरीदी केंद्रों को देखकर ऐसा लगता है मानो जानबूझकर धान को बारिश में भीगने के लिए रखा गया है। मुंगेली के कांग्रेस नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी एसडीएम और खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ गुरुवाइन डबरी के केंद्र पहुंचे। यहां हजारों क्विंटल धान पानी में डूबा दिखाई दिया। पूरे मामले पर एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर राजनांदगांव में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी में सवार होकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम में नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी में बैठकर पूरे शहर का भ्रमण किया और बढ़ती कीमतों का विरोध जताया। इसके बाद उन्होंने नायब तहसीलदार को यह ज्ञापन सौंपा। दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों के अंदरूनी गांव में नक्सली अब सामूहिक खेती कर रहे हैं। इसके लिए ये ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक युवक को नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। नक्सली दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। नक्सलियों को खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है।
लिहाजा नक्सली अब खेती किसानी भी करने लगे हैं। यहाँ जैविक और आधुनिक दोनों तरह की खेती की जा रही है। डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद लॉकडाउन के कारण उसका सप्लाई बहुत अफेक्ट हो गया है। तो ये दो साल से देखा जा रहा है कि नक्सली अपने पूरे एरिया में खुद ही खेती करा रहे हैं। पुलिस कप्तान अभिषेक पल्लव के मुताबिक अब ग्रामीण भी नक्सलियों को चावल देने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों को खाने पीने में भी समस्याएं आ रही हैं। पूरे मार्ट पे करीब करीब रात से रात नक्सलियों का ही है। नावरा की तरफ आप जाएंगे तो 100 एकड़ जमीन पे आपको नक्सलियों के फार्म हाउस दिखेंगे। तो निश्चित रूप से लंबे वहाँ पे जहाँ भी उनको जरूरत पड़ती है वहाँ पेड़ों को काट के पेड़ों की लकड़ियों की तस्करी कर देते हैं और उसको खेत बना के उसमें जो है नक्सली खेती करते हैं। नक्सलियों के भय से कई लोग गांव छोड़कर अब बारसूर, दंतेवाड़ा, गीदम समेत अन्य जगहों पर जा रहे हैं। ऐसे में खाली पड़े खेतों का नक्सली भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। इधर दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति बना रही है। ये रणनीति नक्सलियों की घर वापसी के लिए बनाई जा रही है। इसके तहत जिले में मौजूद इनामी नक्सलियों की एक सूची तैयार की जा रही है, जिसे पंचायत भवन और सार्वजनिक जगहों पर चस्पा किया जाएगा। पुलिस की पूरी कवायद नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित करने से जुड़ी हुई है। पहली सूची में चेकपाल के 13 इनामी नक्सलियों के नाम शामिल हैं। गाँव के 2 8 लाख के इनामी, 2 5 लाख के इनामी और 2 3 लाख के इनामी, 5 2 लाख के इनामी और 2 जो है 1 लाख के इनामी। तो आप समझ सकते हैं कि 3 लाख के ऊपर 6 इनामी की निश्चित रूप से उनमें से कुछ लोग यदि सरेंडर करते हैं, मुख्यधारा में जुड़ते हैं, तो इससे गाँव में जो है सुख शांति फैलेगी, काफी फायदा पहुंचेगा। हर गाँव का हर आदमी जानेगा कि इसके गाँव में कौन नक्सली है, किस परिवार में कौन नक्सली है। जब भी एनकाउंटर होगा तो कोई भी गाँव वाले जो आते हैं ये नक्सली नहीं था, ग्रामीण था, तो हम यदि आह्वान करते हैं, उनको लगता है कि ग्रामीण है तो साक्षी लेके हमारे पास आए, साक्षी को देखा जाएगा और यदि उनको समझाई दी जाएगी और यदि नाम गलत पाने पर नाम को हटाया दिया। और नक्सलियों के मददगारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के खुलासे के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने यह साफ साफ कहा कि जो भी नक्सलियों की मदद करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं पुलिसकर्मियों के भी इसमें शामिल होने पर उन्होंने ये कहा है कि दुखद है और उन्होंने कहा कि अपवाद को छोड़ दें तो हमारी पुलिस पूरी निष्ठा के साथ अपना काम कर रही है। शहरी नेटवर्क में जो लोग भी माओवादी को समर्थन देते हैं, चाहे वो सामान्य नागरिक हो चाहे वो पुलिसकर्मी हो, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। पुलिस खराब नहीं है, बहादुर लोग हैं, मेहनती लोग हैं और अच्छे लोग हैं। एकाध घटनाओं से नकारात्मक शब्द जरूर बनती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में छत्तीसगढ़ पुलिस और अच्छा से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।